चलिए आज की चर्चा एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ा आप कह सकती हैं चुभता है, शायद विवादास्पद भी लगे। गरीबी एक चॉइस है। अब जैसे ही ये वाक्य कोई सुनता है तो मन में पहली प्रतिक्रिया यही आती है कि ये कितने कठोर और असंवेदनशील बात है। और ये प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। देखिए, हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वे भी इस बात से इनकार नहीं करते कि दुनिया में लाखों लोग ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जहां गरीबी कोई व्यक्तिगत चुनाव हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, सामाजिक ढांचा, अवसरों की कमी, अच्छी शिक्षा का न मिलना, ये सब बहुत बड़े और असली कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इस पर बात करने का मतलब ही क्या है? अगर हम ये मान रहे हैं कि हालात इंसान के हाथ में नहीं होते, तो फिर इस लाइन को सिरे से खारिज क्यों ना कर दें? क्योंकि आज की हमारी जो ये पड़ताल है, इसका मकसद इस वाक्य को शाब्दिक अर्थ में लेना है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपे दर्शन को समझना है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कथन वाकई गरीबी चुनने के बारे में है या फिर एक ऐसा रास्ता चुनने के बारे में जो अंततः गरीबी की ओर ले जाता है। अच्छा, हमारा मिशन ये समझना है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे जो लगभग अदृश्य लगने वाले निर्णय होते हैं, वो कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। ठीक है, तो इसे इस तरह देखते हैं कि मंजिल का चुनाव नहीं बल्कि रास्ते का चुनाव। बिल्कुल। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि हर इंसान के सामने असल में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है तात्कालिक सुख का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के दौर में यह रास्ता बहुत आकर्षक हो गया है। एक क्लिक पर खाना ऑर्डर कर लेना, घंटों तक कोई वेब सीरीज देखते रहना, या सेल देखकर तुरंत कुछ खरीद लेना जो शायद हमें चाहिए भी नहीं। ये सब छोटे छोटे सुख हैं। सही बात है। और देखिए, इनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन स्रोत यहाँ एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ये छोटे छोटे सुख किसी बड़े लक्ष्य के रास्ते में आ रहे हैं, और यहीं से दूसरा रास्ता शुरू होता है, धैर्य और निर्माण का रास्ता, जिसमें आज थोड़ी मेहनत की जाती है। हाँ, आज के सुख को थोड़ा टाला जाता है ताकि भविष्य में कुछ बड़ा और स्थायी बनाया जा सके, जैसे वेब सीरीज देखने के बजाय कोई नई स्किल सीखने में 1 घंटा लगाना, या बाहर खाने पर पैसे खर्च करने के बजाय उसे किसी निवेश में डालना। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सरल नहीं हो गया? मेरा मतलब है, हो सकता है मेरी सोच बहुत अच्छी हो, मैं भविष्य का सोच भी रही हूँ, पर अगर मेरे पास मौके ही ना हो, नौकरी ही ना मिले, तो उस अच्छी सोच का मैं क्या करूंगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहाँ हमें समझना होगा कि ये चर्चा ऑल और नथिंग की नहीं है। स्रोत ये नहीं कह रहे कि हालात मायने नहीं रखते हैं, वे ये कह रहे हैं कि दिए गए हालात में हमारे हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारी जीवन दृष्टि चुनने की आज़ादी, जो अंततः अभाव या समृद्धि को जन्म देता है। देखिए, जीवन सिर्फ आज का नाम नहीं है, ये अतीत से सीखना, वर्तमान में जीना और भविष्य की तैयारी, इन तीनों का एक संतुलन है। और जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है वो मुश्किल हालात में भी संभावनाओं के दरवाजे खोल लेता है। ठीक यही बात है। इस संतुलन वाली बात से एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे स्रोतों में दबाव चालित जीवन या प्रेशर ड्रिवन लाइफ कहा गया है। ये हमारी बेसिक इंसानी प्रवृत्तियों से जुड़ा है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, यानी खाना, सोना, डरना और वंश बढ़ाना, हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स। हाँ, तो जब हमारी जिंदगी बस इन्हीं बेसिक जरूरतों की प्रतिक्रिया में चलती है तो हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसे और आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। ऑटो पायलट मोड। हाँ, भूख लगी तो जो सामने आया खा लिया, ये नहीं सोचा कि सेहत के लिए क्या अच्छा है। नींद आई तो सो गए, ये नहीं सोचा कि कल के जरूरी काम के लिए जल्दी उठना है। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत गुस्सा आ गया, ये नहीं सोचा कि रिश्ते पर इसका क्या असर होगा। बिल्कुल, इसमें कोई सजग योजना नहीं है, बस एक प्राकृतिक दबाव है और उसकी तत्काल प्रतिक्रिया। हम जिंदगी को चला नहीं रहे होते, जिंदगी हमें चला रही होती है। हाँ, ये सुनने के बाद तो मैं अपने ही दिन भर के फैसलों के बारे में सोचने लगी हूँ कि मेरा कौन सा फैसला दबाव में लिया गया है और कौन सा सोच समझकर। और स्रोत इसकी तुलना करते हैं सजग जीवन से, कॉन्शियस लिविंग। हाँ, मतलब एक ऐसा जीवन जहां हम अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मैनेजर हैं, जहां हम भूख लगने पर यह सोचते हैं कि शरीर को किस चीज की जरूरत है, न कि जीभ को क्या पसंद है। सही। और ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। डर का सामना करने के लिए हिम्मत या सुरक्षा की योजना बनाना, न कि हर चुनौती से भाग जाना। आराम करने के लिए भी एक अनुशासन बनाना, हाँ, ताकि शरीर और दिमाग दोनों को सही ऊर्जा मिले।
यही छोटा सा फर्क एक इंसान को सिर्फ एक उपभोक्ता बनने से रोककर एक निर्माता बनाता है। उपभोक्ता और निर्माता। जी। उपभोक्ता वो है जो सिर्फ चीजों का इस्तेमाल करता है, जबकि निर्माता वो है जो मूल्य, संपत्ति या अवसर पैदा करता है। और यह निर्माता बनने का चुनाव ही एक तरह से समृद्धि की पहली सीढ़ी है। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली है। हम अक्सर कहते हैं कि जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो तो जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। पर क्या यह सच है? हमारे स्रोत इस आम धारणा को ही पलट देते हैं। हाँ, और ये बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है। अगर हम प्रकृति की ओर देखें तो भविष्य की तैयारी का आइडिया तो वहाँ पहले से मौजूद है। ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं है। बिल्कुल। स्रोतों में जो उदाहरण दिए गए हैं वे कमाल के हैं। पक्षी भी तो कल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाते हैं। सही बात है। चींटी पूरी गर्मी मेहनत करके सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा करती है। वो भी। और मधुमक्खी, वो भी तो भविष्य के एक बड़े लक्ष्य के लिए ही शहद की एक एक बूंद जमा करती है। तो भविष्य की योजना बनाना तो प्रकृति का नियम है ना? हाँ। लेकिन यहाँ जो बारीक बात समझने वाली है वो ये है कि मनुष्य की क्षमता इससे भी एक कदम आगे है। प्रकृति में भविष्य की ये तैयारी वृत्ति पर आधारित है, मतलब इंस्टिंक्ट पर। अच्छा। चींटी ये सोच समझकर योजना नहीं बनाती, ये उसके स्वभाव में है। लेकिन इंसान के पास दो असाधारण शक्तियां हैं। वो क्या है? एक, वो अपने और दूसरों के इतिहास से सीख सकता है, और दूसरा, वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकता है जो आज मौजूद नहीं है। वो अपने अतीत की गलतियों से सीखकर आने वाले कल को बेहतर बनाने की ठोस योजना बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी इस अनोखी इंसानी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता, न तो अतीत से सीखता है और न ही भविष्य की कल्पना करता है, तो वो असल में अपनी ही सबसे बड़ी ताकत को नजरअंदाज करने का चुनाव कर रहा है। ठीक, यही बात है। वो प्रकृति के दूसरे जीवों से भी एक कदम पीछे रह जाता है। बिल्कुल। ये एक निष्क्रिय चुनाव हो सकता है, अनजाने में किया गया चुनाव हो सकता है, लेकिन आखिर में ये एक चुनाव ही है। ये उस रास्ते पर चलने का चुनाव है जहां दूरदर्शिता की कमी है, और यही कमी लंबे समय में अवसरों के अभाव का कारण बन जाती है। इससे एक और जरूरी सवाल उठता है, क्षणिक सुख और दीर्घकालिक निर्माण के बीच संतुलन का। देखिए, तुरंत मिलने वाली खुशी में अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है। जिंदगी में छोटे छोटे मजे भी जरूरी हैं। निश्चित रूप से। समस्या तब पैदा होती है जब जीवन का पूरा पैटर्न ही सिर्फ क्षणिक सुखों के पीछे भागने का बन जाए। अगर हर फैसला सिर्फ इसी आधार पर लिया जाए कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, तो कुछ भी बड़ा और स्थायी बना पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर बड़ा निर्माण, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या कोई रिश्ता हो, वो अनुशासन, धैर्य और कभी-कभी बोरियत को भी सहने की क्षमता की मांग करता है। वाह, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये तो पूरी सभ्यता के बनने की कहानी है। ये सोचना ही कमाल का है। और हमारे स्रोत इस चर्चा को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सभ्यता के स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा बिंदु है। इतिहास में जितने भी महान निर्माण हुए हैं, उन्हें देखिए। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को ही ले लीजिए जी। ये किसी एक व्यक्ति की एक दिन की लड़ाई नहीं थी, ये पीढ़ियों का सपना और त्याग था। बिल्कुल। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसी एक राजा ने एक साल में नहीं बनवा दिए थे। बिल्कुल, उन्हें बनाने और चलाने में सदियों का ज्ञान और संसाधन लगा। और आज भी हम इसे देखते हैं। कई परिवार अपनी अगली पीढ़ी की अच्छी पढ़ाई के लिए सालों तक निवेश करते हैं। छोटे व्यापारी अपना बिजनेस इसलिए खड़ा करते हैं ताकि उनके बच्चों को एक तैयार प्लेटफॉर्म मिले। यही वही पीढ़ीगत सोच है जी, जो तात्कालिक सुख से ऊपर उठकर आने वाले कल के निर्माण को प्राथमिकता देती है। बिल्कुल, और यही सिद्धांत समृद्धि पर भी लागू होता है। समृद्धि केवल व्यक्तिगत मेहनत का फल नहीं है, ये अक्सर एक पीढ़ीगत सोच का भी परिणाम होती है। जब एक परिवार या समाज भविष्य के लिए योजना बनाता है, बचत करता है, शिक्षा में निवेश करता है, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। वो क्या? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अपनी जिंदगी जियो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, ये बातें आम हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में ये पीढ़ीगत निर्माण वाली सोच कहीं पीछे छूटती जा रही है। अगर हर पीढ़ी सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेगी और अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो ज्ञान हो, संपत्ति हो या संस्कार, तो समाज के तौर पर हम मजबूत होंगे या कमजोर? स्रोत इसी बड़े सवाल पर हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यह एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। वापस उसी शुरुआती वाक्य पर आते हैं, गरीबी चॉइस है। इस पूरी पड़ताल के बाद इसका संतुलित और सही अर्थ क्या निकलता है? इसका संतुलित अर्थ ये है कि जिन हालात में कोई पैदा होता है वो परिस्थिति जन्य गरीबी उसका चुनाव कभी नहीं हो सकती। ये एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और इसके लिए समाज और व्यवस्था की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर अपनी जीवन दृष्टि को कैसा बनाना है, अनुशासन और संयम का रास्ता चुनना है या नहीं, और भविष्य के लिए योजना बनानी है या नहीं, यह चुनाव काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। सही। अगर हम केवल दबाव प्रेरित यानी प्रतिक्रियात्मक जीवन जीते हैं तो अभाव की संभावना बढ़ जाती है, और अगर हम धैर्य और योजना का सजग मार्ग चुनते हैं तो समृद्धि की संभावना के दरवाजे खुलते हैं। बिल्कुल। इसलिए शायद ज्यादा सही कथन ये हो सकता है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी लिखा है, गरीबी नहीं, जीवन पद्धति हमारा चुनाव है और वही चुनाव हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ। चुनाव सीधे तौर पर परिणाम का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है, उस रास्ते का है जो हमें उस परिणाम तक ले जाता है। और ये समझना भी जरूरी है कि यहाँ समृद्धि का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समृद्धि केवल धन नहीं है, ये एक व्यापक अवधारणा है। ये एक ऐसी दृष्टि है जो भविष्य देख सकती है। ये वो धैर्य है जो सही समय का इंतजार कर सकता है। ये वो संयम है जो तात्कालिक लालच पर काबू पा सकता है। और ये वो योजना है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। जब कोई इंसान भूत से सीखता है, वर्तमान में अनुशासित रहता है और भविष्य के लिए निर्माण करता है, तभी वो सही मायने में समृद्ध बनता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और फिर आर्थिक रूप से भी। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि हालात हमारे शुरुआती कार्ड हो सकते हैं, लेकिन हम उस खेल को कैसे खेलते हैं, ये चुनाव हमारा है। एकदम सही। परिस्थितियां शुरुआती बिंदु तय कर सकती हैं, लेकिन यात्रा की दिशा और मंजिल वो हमारे रोज के छोटे छोटे निर्णयों से ही तय होती है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे आज के छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनाव, जैसे हम अपना समय कैसे बिताते हैं, अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, हम क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं, ये फैसले सिर्फ हमारे अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह की विरासत और किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।